नमस्ते। आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान में आगरा में ही सबसे ज्यादा अच्छे और सस्ते चमड़े के जूते क्यों बनते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, बहुत सारे कलेक्टर्स और लोगों को नहीं मालूम है कि आगरा में जूतों की या चमड़े के बैग की या चमड़े के चप्पल की या मोजड़ी की या जूतियों की शुरुआत कैसे हुई। किसी जमाने में सेकंड बीसी से हिंदुस्तान में हींग जो है वो रॉयल फैमिली की निशानी होती थी। मतलब खाने में हींग डालना मतलब राजे महाराजाओं की निशानी होती थी। तब जो है कुषाण जब भारत में आए थे कंधार के रास्ते में, तब वो पर्शिया से और अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में हींग लेकर के आए। हींग पहले भी और आज भी हिंदुस्तान में नहीं बनती है। दुनिया में हींग जो बनती है उसका मेजरली प्रोड्यूसर जो है वो है अफगानिस्तान और उसके बाद में पर्शिया। अब वो धीरे धीरे जो बहुत लिमिटेड राजा महाराजाओं के परिवार में हींग का चलन था वो होते होते सेठ, साहूकार, महाजन, नगर सेठ उनके घर में हुआ। फिर हिंदुस्तान में बाबर आए, अकबर आए, तब हींग का चलन ज्यादा होने लगा। और स्पेशली अकबर के पीरियड में हिंदुस्तान में हींग जो है राजमहल से और मुगल दरबार से निकल के, राजा महाराजाओं के दरबार से निकल करके, नगर सेठ साहूकारों से निकल के आम आदमी की किचन में आई। तब उसका इंपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा और इंपोर्ट इतना बढ़ने लगा कि अकबर ने अपने राज्य में एक तरह से, जैसा अभी चल रहा है उस तरह से, एक इंपोर्ट डिपार्टमेंट सेट किया था जो हींग की इंपोर्ट और उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करते थे। ज्यादातर हींग जो है हिंदुस्तान में सूरत के रास्ते से आती थी, बंदरगाह से, जहाज से, और कुछ आती थी सड़क के रास्ते से, और कुछ कंधार से आती थी, कुछ पर्शिया से आती थी, कुछ काबुल से आती थी। अब चूंकि मुगलों की राजधानी थी आगरा, तो कैपिटल आगरा है, तो आज भी अगर कोई भी काम हमें पड़ जाए या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो या कोई पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का हो, तो हर आदमी को नई दिल्ली ही अप्रोच करना पड़ता है क्योंकि हमारी भारत सरकार का सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है। सो उसी तरह से हिंदुस्तान की राजधानी थी आगरा। आगरा में जब हिंदुस्तान की राजधानी थी तो हींग इंपोर्ट होकर के सबसे पहले आगरा पहुंचती थी। हींग की खुशबू बहुत तेज होती थी। तो शुरू में जब हिंदुस्तान में हींग आनी शुरू हुई तो ये कपड़े में आती थी और ये जहाज के रास्ते से आती थी। तब इसकी खुशबू इतनी ज्यादा होती थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। और उसके बाद में हींग जो है जिस जगह पे रहती थी वो चिपक जाती थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हजारों साल से चलता आया है। तो कुछ जो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर थे उन्होंने ट्राई किया कि हींग जो है बकरी के या भेड़ के खाल में उसको लेकर के आए, जिससे कि वो चिपकेगी नहीं और उसकी खुशबू बाहर नहीं आएगी और समुद्र के रास्ते से आएगी, जहां पे 50 तरह के मौसम, ऊपर नीचे, हवा का दबाव, सब चीजें होती थी, तो उसको कैसे झेल पाते। तब इंपोर्टर और मर्चेंट ने पूरी खाल को उसमें वैक्स लगा करके अंदर से, तो वैक्स लगाने से क्या कि वो हींग चिपकती नहीं थी। तब इंडिया में अकबर के टाइम में हींग इंपोर्ट होनी शुरू हुई और आगरा की मंडी में पहुंचनी शुरू हुई। और ये इंपोर्टिंग का सिलसिला जो है बहुत तेजी से बढ़ा था, जो अकबर के टाइम में भी था, जहांगीर के टाइम में भी था, शाहजहां के टाइम में भी था। लेकिन औरंगजेब की ये अफगानिस्तान रेबल से कुछ इशू हो गए थे, तो उसने औरंगजेब के टाइम में कम हो गया था इंपोर्ट।
लेकिन तब तक इंडिया में हींग पीक कर चुकी थी। जब हींग इंपोर्ट होती थी, जो कि चमड़े के बैग में आती थी, छोटे छोटे बैग में, बड़े में नहीं आती थी, छोटे बैग में आती थी, तब वो चमड़े के बैग का क्या करेंगे? वो बैग किसी काम का नहीं होता, तो मर्चेंट उसको जो है वो हींग मंडी के बाद उसको फेंक देते। हिंदुस्तान में कला की तो कमी नहीं है, टैलेंट तो भरा हुआ है। कुछ लोगों ने देखा कि हींग इंपोर्ट होने के बाद में वो बकरे की और भेड़ की खाल जो है वो बाहर रखी है हींग मंडी में। तब किसी के दिमाग में आया कि यार ये तो प्लास्टिक की थैली है, सब्जी लेकर के आ गए, अब थैली का क्या करेंगे? तो कुछ लोग प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत से घरों में आज भी प्लास्टिक की थैलियां, कैरी बैग संभाल के रखते हैं, फिर काम आ जाएगी, रीयूज कर लेंगे। चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे कपड़े की हो, ये रीयूज का सिस्टम अभी भी चल रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया हम अडॉप्ट कर रही है। तब कई लोगों ने देखा कि इस चमड़े के जो है क्यों नहीं जूतियां बनानी शुरू करें। तब जूतों का चलन नहीं था, जिसको नॉर्थ इंडिया में या राजपूताना में या मुगल जमाने में मोजड़ी कहा जाता था, चमड़े की जूतियां। तो उस पैकिंग का, या ये कह सकते हैं कि चमड़े की थैली का जिसमें हींग इंपोर्ट हुई है, उस वेस्टेज के चमड़े की अच्छे खासे लोगों ने उसको जूतियां बनानी शुरू की और वो ट्रेंड चल पड़ा। औरंगजेब के टाइम में चमड़े का इंपोर्ट कम हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में दो कम्युनिटी शुरू से रही है, एक वेजिटेरियन रही है और एक नॉन वेजिटेरियन रही है। तो जो एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, उस इंडस्ट्री में जूते बन रहे थे, जूतों के बाद में धीरे धीरे और चमड़े के प्रोडक्ट बनने लग गए। तो औरंगजेब के टाइम में जब इंपोर्ट कम हुआ, थैलियां कम हुई, लेकिन चमड़े के जूतों का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। अब चूंकि वहां पे आगरा में चमड़े की भरमार थी, तो वो जो चमड़े की थैलियां थी, उस चमड़े की थैलियों से वो जूतों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान में खड़ी हो गई। तो काम में तो हींग आनी थी, इंपोर्ट हींग हो रही थी, लेकिन उसकी पैकिंग की वेस्टेज से इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कि वो इंडस्ट्री आज दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, लेदर शूज, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, लेदर पर्स, इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है आज भी पहले नंबर पे आगरा और दूसरे नंबर पे कानपुर है। अब इंपोर्ट तो 50 तरीके से होने लग गया, पैकिंग सिस्टम चेंज हो गए, चमड़े की थैलियां बंद हो गई, चमड़े की पैकिंग बंद हो गई, लेकिन इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। और आश्चर्य की बात है, मुगल भी चले गए, ब्रिटिशर्स भी आए, वो भी चले गए और हिंदुस्तान आजाद भी हो गया, लेकिन आज भी आगरा में हींग मंडी है। और वो हींग मंडी का पिन कोड नंबर है 282003 और लगभग आगरा में आज 7-8 हजार चमड़े के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि रोज लाखों की तादाद में जूते, चप्पल, सैंडल, बैग, एक्सेसरीज, इतनी चीजें बनती हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि एक हींग इंपोर्ट होना था, जो एक महल से, एक राज दरबार से निकल करके आम आदमी की पहुंच में आया, और आम आदमी की पहुंच में आकर के उसकी पैकिंग को वेस्टेज नहीं करके उसको उपयोग में लाना शुरू किया। और वो उपयोग, दुनिया का सबसे बड़ी खपत हींग की हिंदुस्तान में है, और दुनिया में सबसे बड़ा लेदर मैन्युफैक्चरर आज भी हिंदुस्तान है। इसलिए कहते हैं आपदा में अवसर, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हिंदुस्तान में ऐसे टैलेंट की और ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और अलग
ऐतिहासिक और पुरानी स्टोरी के साथ मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे से जुड़ने के बाद या मुझसे मिलने के बाद में आपको खुशी ही होगी, आपको आनंद आएगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।